सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है विधानसभा के सचिव को कि आप आइए और हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप बताइए हमें कि किस कंडीशन में आपने ये एक कानून बना करके और उसको सजा देने की बात कर दी। तो ये एक तरह से अर्नब गोस्वामी की जीत है। वो जान हथेली पर रखकर पत्रकारिता कर रहा है। देश के दुश्मनों के जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, ड्रग माफिया लोग हैं, उनसे तो टक्कर ले रहा है। लेकिन नैरेटिव सेट क्या हो रहा है कि हमारे देश के अंदर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, शायद कहीं वो जो बाहर के आतंकवादी हैं वो तो परेशान नहीं कर पा रहे अर्नब को, वो नहीं पहुंच पा रहे अर्नब तक, लेकिन देश के अंदर बैठे हुए जो सत्ताधीश हैं, व्हाइट कॉलर वाले लोग हैं, उन्होंने उसको इतना टॉर्चर कर दिया कि कोई गुंडा क्या टॉर्चर करेगा। अर्नब गोस्वामी के एक तरफा प्रोग्राम ने और सुशांत राजपूत के किस्से पर जिस तरह के खुलासे उसने किए और जिस तरह से प्रस्तुति की अपने प्रोग्राम में, पूछता है भारत में, तो लोगों के अंदर एक क्रांति आई। तो भैया ये एक केवल और केवल एक नैरेटिव सेट करना चाहती है इस देश की सत्ता, महाराष्ट्र की सरकार, के इस देश में यदि आप किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी राजनेता से पंगा लोगे तो भाई इस देश में फिर आपको सुखी नहीं रहने दिया जाएगा और कितने केस लगा देंगे आप जान भी नहीं सकते। देश के जाने माने और लोकप्रिय पत्रकार अर्नब गोस्वामी पिछले 3 दिन से मुंबई की पुलिस की कस्टडी में हैं और ये कस्टडी के विरोध में पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं, टीवी चैनल पर डिबेट्स हो रही हैं और सब लोग चाह रहे हैं कि ये जो है छूट जाना चाहिए और ये गलत हुआ है। जो केंद्र में सरकार बैठी है उसके मंत्री तक और यहाँ तक कि गृह मंत्री तक भी ये बोल चुके हैं कि ये कांग्रेस का कल्चर है, ये आपातकाल वाले लोग हैं, ये फलाना है, ये ढिमका है। सारी बातें होने के बावजूद भी निचोड़ क्या है, इसका निष्कर्ष ये है कि अर्नब गोस्वामी आज भी पुलिस की कस्टडी में ही है। तो मतलब ये हुआ कि देश में कितने भी प्रदर्शन करो, कोई गृह मंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी टिप्पणी करो, कोई पूर्व जज या वकील कुछ भी जिरहबाजी करें कोर्ट में, नतीजा कुछ नहीं होने वाला यदि उसमें कुछ कानून के पेच हैं। और उन कानून के पेचों का लाभ लेकर कुछ ऐसे लोग जो इस देश में सच्ची पत्रकारिता और सच्चे पत्रकारों को नहीं चाहते, वो लोग कामयाब होते दिख रहे हैं। कामयाब हुए नहीं हैं लेकिन कामयाब होते दिख रहे हैं देश को। और इससे एक बहुत ही गलत मैसेज पूरे भारत की जनता और पत्रकार जगत के लोगों के ऊपर जा रहा है कि भाई इस देश में सरकार से पंगा ना लेना। अब ये तो एक स्टेट लेवल का मामला है, आप देखिए कि इसमें क्या निकल के आ रहा है। इसमें ये निकल के मैसेज आ रहा है पूरे भारत के लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए, सच्चे लोगों के लिए और जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो मैंने देखा कि मुझसे बात करते हैं, सर हम भी कुछ देश के लिए करना चाहते हैं। SSR के मुद्दे पर मैंने देखा यूथ को तख्तियां लेकर खड़े हुए, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में कुछ गिरफ्तारियां हुई वो डरने लगे। मुझसे फोन आए कि सर ये तो कुछ गिरफ्तारी हो गई, एक को हरियाणा से पकड़ लिया, तो अब कल को क्या पता हमसे भी ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की पुलिस हमें भी बदले में उठा ले। तो लोगों में भय है और ये भय क्यों है? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि कानून का राज इस देश में ना होकर गुंडों का शासन, या यूं कहें कुछ मदमस्त लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए वो इतने घमंड में हैं कि उनको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मोदी जी इस देश में क्या एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, ये केंद्र सरकार और ये कानूनविद, ये हमारे देश के संविधान के ज्ञाता लोग क्या इस देश में ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि अगर आप किसी सरकार के विरुद्ध जाओगे और वो जो सरकार में लोग बैठे हैं अगर उनका मूड खराब हो गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं और किसी के भी साथ। तो इस बात से क्या अब आगे कभी कोई ये यकीन करेगा कि देश में सच्ची पत्रकारिता करनी चाहिए, जब वो ये देख रहे हैं कि एक पत्रकार तो ऐसा है जो ना झुकता है ना बिकता है ना डरता है। ड्रग माफियाओं के खिलाफ बोला, वो जानता है कि ड्रग माफिया कहां से कनेक्टेड है, आतंकवादियों से, जिनके पास बम भी है वो आर्मी को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो एक आम आदमी कौन है, जरा सा कोई गोला कार में लगाने में या गोली चलाने में क्या देर जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई जान हथेली पर रखकर
उस पत्रकारिता को करता है तो वो जान हथेली पर रखकर पत्रकारिता कर रहा है। देश के दुश्मनों के जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, ड्रग माफिया लोग हैं, उनसे तो टक्कर ले रहा है। लेकिन नैरेटिव सेट क्या हो रहा है कि हमारे देश के अंदर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, शायद कहीं वो जो बाहर के आतंकवादी हैं वो तो परेशान नहीं कर पा रहे अर्नब को, वो नहीं पहुंच पा रहे अर्नब तक, लेकिन देश के अंदर बैठे हुए जो सत्ताधीश हैं, व्हाइट कॉलर वाले लोग हैं, उन्होंने उसको इतना टॉर्चर कर दिया कि कोई गुंडा क्या टॉर्चर करेगा। एक गुंडा मवाली बदमाश अर्नब गोस्वामी से अगर गली मोहल्ले में कोई भिड़ जाए, क्या परेशान कर सकता था? एक थप्पड़ ज्यादा मार सकता था, कोई भद्दी सी भद्दी गाली दे सकता था। लेकिन ये टॉर्चर आप देखिए कि 3 दिन से एक व्यक्ति बिना किसी कारण, कोई कारण नहीं है, कोई केस नहीं है, और वो जेल में बंद है, वो व्यक्ति जो देश के लिए कुछ कर रहा है और कुछ करना चाहता है, वो एक रोल मॉडल बनता है देश के पत्रकारों का। आप देखिए कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं देश में, ये हमारे देश की कुल जनसंख्या का 1% भी नहीं है जो सड़कों पे उतरे हैं, 1% भी नहीं है। आखिरकार ये अर्नब गोस्वामी के लिए जो 1% भी नहीं है लोग जो सड़कों पे उतरे हैं, उसमें मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो अर्नब को अपना आदर्श मानने लगे पिछले कुछ ही दिनों से। बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे छोटे बड़े अखबार चलाने वाले पत्रकार वो इस तरफ आकर्षित हो रहे थे और अर्नब गोस्वामी से वो प्रेरित हो रहे थे कि यार हम तो सोचते थे कि नेताओं के गलियारे में चक्कर काटो और उनसे कुछ प्राप्त कर लो, कुछ एजेंसी ले लो, कुछ कहीं लाइसेंस बनवा लो, कुछ ऐड ले लो अखबार के लिए। तो इस तरह की पत्रकारिता जो नहीं करना चाहते और जो ये चाहते हैं कि मैं एक पत्रकार के नाते सच दिखाऊंगा और अपना आत्म स्वाभिमान सबसे पहले रखूंगा, और देश विरोध में जो कोई काम कर रहा है, समाज के विरोध में कोई काम कर रहा है, उसको मैं उजागर करूंगा। पत्रकारिता तो इसे ही कहते हैं, इसीलिए इसको चौथा स्तंभ कहा है, इसीलिए इसको सामाजिक सेवा कहा है। ये नौकरी नहीं है, पत्रकारिता कोई जॉब नहीं है। जॉब करने में अर्नब गोस्वामी कोई जितने लड़के ये बच्चे लोग करते हैं मास कम्युनिकेशन, आप उसकी कॉलेजों की फीस देखिए, 5-5, 10-10 लाख रुपए फीस दे करके वो बच्चे 4 से 5 साल में इस बात के लिए तैयार होते हैं कि अब वो पत्रकार बन गए। और अगर मैं आपको कहूं तो मैं तो जानता हूं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जो लोग पत्रकारिता की लाइन में फ्रेशर आते हैं, वो कहीं कहीं तो 10,000 रुपए पे ही ट्रेनिंग में और नौकरी कर रहे हैं शौक से, क्योंकि उनके अंदर एक पत्रकार का एक जज्बा है कि मुझे कुछ करना है देश के लिए, मुझे कुछ अलग करना है। और वो ऐसे लोग अर्नब गोस्वामी को अपना प्रेरणा स्रोत मानकर उस तरफ चलने की कोशिश कर रहे थे कि हम भी अर्नब गोस्वामी बनेंगे, हम भी देश में सच्चाई को स्थापित करेंगे, हम भी देश के गुंडे और गिरोहबंद लोगों को और जो राजनीति में कीचड़ हैं, गंदगी है, कीड़े हैं, उनको उजागर करेंगे, समाज में नंगा करेंगे। और इसलिए आप देखिए एक बयार सी भाई कि बॉलीवुड में जिन लोगों को हमारे देश का यूथ, लड़के लड़कियां जिनके साथ सेल्फी लेने के लिए मचलते थे और उनको स्टार कहते थे, उनको अपना आदर्श मानने लगे थे, उनको देख करके ड्रेस सेंस चेंज करते थे, उनके प्रति नफरत होने लगी। बॉयकॉट बॉलीवुड, ये चेंज जो हुआ ये कैसे हुआ? ये अर्नब गोस्वामी की विचारधारा की वजह से हुआ। और ये सारा का सारा यूथ जिसके माइंड में ये बड़ा चेंज आया भारत में, मैं कह रहा हूं कि बड़े बड़े शिक्षाविद, बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े संतों का मैं आदर करते हुए कह रहा हूं, बड़े बड़े संतों के सत्संग बच्चों में ये चेंज नहीं ला पाए इस देश के यूथ में कि वो बॉलीवुड की फिल्मों को छोड़ दें। बहुत बड़ा मोह है, ये बहुत बड़ा मकड़जाल है। लेकिन अर्नब गोस्वामी के एक तरफा प्रोग्राम ने और सुशांत राजपूत के किस्से पर जिस तरह के खुलासे उसने किए और जिस तरह से प्रस्तुति की अपने प्रोग्राम में, पूछता है भारत में, तो लोगों के अंदर एक क्रांति आई। और ये बहुत बड़ी क्रांति विचार क्रांति है, जिस चीज को इस देश के ये जो बैठे हुए सत्ताधीश लोग हैं ना, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो किसी स्टेट में हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री बैठे हो, चाहे वो शिक्षाविद हो, चाहे वो संत समाज हो, मैं कहता हूं, मैं पूछ रहा हूं इस चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से कि जितने संत हैं आज देश में, जाने माने जटाधारी लटाधारी जो ये आते हैं, मुझे बताएं
बताएंगे कि आपके आश्रमों में आपका सत्संग सुनकर कितने यूथ यंग ऐसे हैं जो नशे को छोड़ चुके, जो पिक्चरों को छोड़ दें, जो देश के लिए तैयार हो जाएं कुछ कर गुजरने को। मामूली इस देश के कुल यूथ जो हमारा 60% है उसका 1% भी नहीं होगा। और जितना भाषण और सत्संग प्रवचन आपने उन पे मेहनत करके की होगी, आप देखिए एक बड़ी क्रांति ये अर्नब गोस्वामी की वजह से आई। और यही मैं बता रहा हूं कि मूल कारण है कि इस देश में परिवर्तन आ रहा है, ये लोगों में परिवर्तन आ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। और जागरूकता में ये लोग इस नौकरशाही के खिलाफ, इस राजनीति के खिलाफ, जो गंदी राजनीति है, जो ड्रग माफियाओं से कनेक्शन रखती है, जो लड़कियों के साथ रेप करने वालों का साथ देती है, जो यहां अपराध में लिप्त लोगों का संरक्षण करती है, ऐसी राजनीति के विरुद्ध उठ खड़े होकर जागरूक करने का काम ये अर्नब गोस्वामी ने किया इस प्रोग्राम के जरिए जो पूछता है भारत। और यही इस देश के जो नुकसान करने वाले लोग हैं, जो इस देश का भला नहीं चाहते, जो इस देश में ड्रग को फैला देना चाहते थे पूरे देश में, जो ये चाह रहे थे कि जैसे उड़ता पंजाब हुआ, एक फिल्म बनाई थी कि पंजाब के बहुत सारे लोग ड्रग में जुड़ गए हैं और वो ड्रग के जुड़ने के कारण युवाओं का कैरियर, पूरा जीवन खराब हो रहा है। वो तो यही चाहेंगे ना ड्रग माफिया कि इस देश का पूरा यूथ ड्रग में लिप्त होकर बर्बाद हो जाए, वो पढ़ाई ना करे, वो डॉक्टर ना बने, वो इंजीनियर ना बने, वो अच्छा पत्रकार ना बने, और क्या बने, ड्रग एडिक्ट्स बन जाए और बस ड्रग में मस्त रहे, हमको पैसा आता रहे और यहाँ का यूथ बर्बाद होता रहे। और इनको अगर कभी एक गिलास भी चाहिए तो फिर वो चाइना से खरीदें, क्योंकि यहाँ बनाने के लिए तो कोई दिमाग लगाएगा नहीं। एक ऐप डेवलप करनी है तो फिर वो अमेरिका की तरफ देखें कि जी अमेरिका से ऐप ले लेते हैं, वो फलाना है ले लेते हैं अमेजोन से। ये यही चाहते हैं लोग जो भारत की उन्नति मोदी सरकार करना चाहती है। कि मैंने सुना बहुत सारे भाषणों में कि अभी आगे आने वाला भविष्य भारत का है और भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं मोदी जी। विश्व गुरु बनाने का सपना है, विश्व गुरु तो पहले से ये था, लेकिन अब आप दोबारा बनाना चाहते हैं तो विश्व गुरु किसके बेस पे बनेगा? गुरु तो वो होता है ना जो दूसरों को ज्ञान देता है। और फिर जब विश्व गुरु बनेगा तो विश्व को ज्ञान देने के लायक आपके पास क्या है? तो उसमें कुछ आप ज्ञान दे पा रहे हैं हर क्षेत्र में, तो वो विश्व गुरु बनेगा लोगों से। और जो भारत के लोग हैं वो आप खुद कहते हैं मोदी जी के 60% देश का युवा है। और वो युवा किधर जा रहा है? वो आज युवा कोई दिशा दिखाने वाला नहीं है उसको। आप कहते हैं युवा आगे आए, टेक्नोलॉजी में आगे आए, लेकिन वही टेक्नोलॉजी में यदि उनको दिख रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार है और यहाँ नौकरशाही में, यहाँ राजनीति में अगर राजनीतिक लोगों से आपके लिंक नहीं है, आप उनसे मिलकर नहीं चलते हो, तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इस देश में हो क्या रहा है कि अर्नब गोस्वामी जैसा एक पत्रकार ईमानदारी से काम कर रहा है, उसका फल उसको क्या मिला? नतीजा तो ये मिला कि जेल। भाई उसने क्या गुनाह कर दिया था? किसी को गाली दी? नहीं। मुख्यमंत्री कहते हैं मेरा अपमान किया, विशेष अधिकार हनन का नोटिस जारी कर दिया, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि भाई आप कानून कैसे बना सकते हो? न्याय से ऊपर हो क्या? ठीक है आप चुने हुए नुमाइंदे हो, इसका मतलब किसी को भी सजा दे दोगे? तो अपमान कैसे हो गया कि साहब मुख्यमंत्री का नाम ले दिया, इसने कह दिया उद्धव। अरे भैया आप ही तो हो कि आपके पिताजी उद्धव जी वो तो कार्टून बना दिया करते थे, इंदिरा गांधी का भी कुछ भी बोल देते थे, आपके सामना में लिख देते हो आप कि आप यूपी के आदित्यनाथ, जो योगी आदित्यनाथ हैं, इतने माननीय हैं, कितने वर्ग के पूरे भारत में उनके अनुयायी हैं, और उनको आप कह देते हो जूते मारो उसको। मोदी को गाली दे देते हैं लोग, मोदी को चोर कह देते हैं और तब किसी का विशेष अधिकार का हनन नहीं होता? होता है। लेकिन हमारे देश में कानून है, बोलने की आजादी, और उस आजादी के तहत कोई भी कुछ बोल सकता है। गाली तो नहीं दी थी ना, नाम ही लिया था। तो भैया ये एक केवल और केवल एक नैरेटिव सेट करना चाहती है इस देश की सत्ता, महाराष्ट्र की सरकार, के इस देश में यदि आप किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी राजनेता से पंगा लोगे तो भाई इस देश में फिर आपको सुखी नहीं रहने दिया जाएगा। और कितने केस लगा देंगे आप जान भी नहीं सकते। तो एक केस हमने देखा
कि साहब वो पुराना केस उठा दिया, आत्महत्या बंद है। संजय राउत बोलते हैं उसमें कि देखिए भाई, वो जो है किसी का अगर सुसाइड नोट में नाम है तो वो दोषी है। अच्छा जी संजय राउत जी, अगर सुसाइड नोट में किसी के नाम होने से वो दोषी हो गया, फिर तो कल को कोई किसी के भी नोटिस में नाम लिखेगा वो उसको जेल कर दें। नया कानून बना रहे हो आप, वाह भाई वाह। तो संजय राउत जी पे क्या सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी लेगा? मैं सुप्रीम कोर्ट और जो साल्वे जी वकील हैं उनको कहना चाहता हूं कि जब वो कल केस डालें तो जरा संजय राउत जी की ये टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट को सुनाएं कि संजय राउत जी ने कहा है कि जिसका नाम सुसाइड नोटिस में हो उसको जेल में डाल देना चाहिए। क्या ये कानून बन गया है महाराष्ट्र में? तो आगे से जितनी सुसाइड होंगी महाराष्ट्र में, उन सब में अगर सुसाइड नोट में नाम हुआ किसी भी व्यक्ति का तो उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, चाहे वो वहां का मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। क्या कानून बनाना चाहते हैं? ये केवल और केवल एक व्यक्ति को परेशान नहीं कर रहे हैं। आपको जो लोग सोच रहे हैं ना ये अर्नब गोस्वामी को परेशान कर रहे हैं, नहीं सर, ये एक केवल एजेंडा सेट कर रहे हैं, एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और वो नैरेटिव सेट ये केवल ये कर रहे हैं कि सरकार के विरुद्ध बोलने वाला, सरकार के विरुद्ध चलने वाला, सरकार जिस दिशा में चल रही है या जिसको सपोर्ट कर रही है उसका भी उल्टा बोलने वाला। जैसे कि सरकार ने सपोर्ट किया ड्रग माफियाओं को, कि उस एंगल पे वो कभी भी महाराष्ट्र सरकार या मुंबई की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, हमने तो सुना नहीं, अगर की होगी तो उसको उस तरफ चले तो ड्रग माफिया पे बोले तो, आपने बॉलीवुड पे बोला तो, और नेताओं पे बोलोगे तो आप यहाँ गाली दे सकते हो किसी को भी, लेकिन अगर नेताओं को बोला तो भैया हम रगड़ देंगे। ये एक उदाहरण सेट करके ये पूरे भारत को ये पीछे ले जाने की साजिश है। और इसके पीछे विदेशी ताकतें जुड़ी हुई हैं जो इस देश में ये सेट करना चाहती हैं कि कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी ईमानदार पत्रकार इस देश में कल को पत्रकारिता करने की हिम्मत ना करे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मास कॉम कर रहे होंगे, जो बच्चे रोज डिबेट देखते हैं, रोज देख रहे होंगे अर्नब गोस्वामी के साथ क्या हो रहा है, वो क्या समझेंगे? वो यही तो मैसेज समझ रहे हैं ना कि इस देश में जो नेता हो, गद्दी पे बैठे हो, आप किसी मुख्य प्रदेश में अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री के बारे में कुछ मत बोलना, उनकी कोई पोल ना खोलना, उस सरकार के बारे में आप एक भी शब्द ना बोलना, बोलोगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा देश चलाना चाहते हो? ऐसी पत्रकारिता करना चाहते हो? या ये चाहते हो कि इस देश का युवा निर्भीक होकर के और अपनी पत्रकारिता करे? अब देखिए कि आखिरकार हुआ क्या है। कोर्ट से हम सोच रहे थे सब कि कम से कम न्यायपालिका सच का साथ देगी, लेकिन अभी तक जो देखने में आ रहा है कि सच परेशान हो रहा है। ये बात ठीक है कि आज नहीं तो कल अर्नब गोस्वामी बाहर होंगे, उनको कोई, क्योंकि पहले से ही सीजेएम ने टिप्पणी की है, जो मुंबई की हाई कोर्ट है महाराष्ट्र की, कि इसमें कोई केस नहीं बनता, आपने कोर्ट से नहीं पूछा केस खोलने के बारे में। ये हाई कोर्ट की टिप्पणी है और इसलिए लगता है कि हाई कोर्ट शायद कल, शायद मैं लगा रहा हूं, शायद कल जमानत अर्जी मंजूर कर ले। लेकिन एक व्यक्ति परेशान तो हो ही गया। दूसरा केस जो महाराष्ट्र सरकार की एक सोची साची रणनीति थी कि जैसे ही इस केस में जमानत मिले हम विधानसभा में अवमानना का नोटिस लेकर इसको फिर जेल में डाल दें, उसमें भी महाराष्ट्र सरकार को डिफीट खानी पड़ी है। और सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि हरीश साल्वे जी, वो अर्नब गोस्वामी के वकील हैं, उन्होंने जो दलीलें दी और उन्होंने कहा कि आप देखिए कि किस तरह से विधानसभा का एक अध्यक्ष जो है वहां से पारित कर रहा है, उस पर भी तल्ख टिप्पणी सीजेआई ने की है। और वो तल्ख टिप्पणी इन सभी नेताओं के लिए शिक्षा है कि आप कुछ भी किसी के भी खिलाफ अगर करने का सोचते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जो चाहेंगे सो कर लेंगे। आपके ऊपर इस देश की न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है, आपको कुछ भी नहीं करने दिया जाएगा। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है विधानसभा के सचिव को कि आप आइए और हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप बताइए हमें कि किस कंडीशन में आपने ये एक कानून बना करके और उसको सजा देने की बात कर दी। तो ये एक तरह से अर्नब गोस्वामी की जीत है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये जीत एक तरह से बहुत परेशानी के बाद मिली है। अल्टीमेटली तो महाराष्ट्र के नेता, तीनों जो पार्टी हैं वहां, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, अल्टीमेटली तो वो सोच ही रहे हैं कि हमें जो करना था वो तो हमने कर लिया। और उनका उद्देश्य था अर्नब गोस्वामी को परेशान करना और देश के सच्चे पत्रकारों को इनडायरेक्टली धमकाना। उन्होंने अपनी तल्ख टिप्पणियों में ये भी बोला, धमकाते हुए बोला है, बल्कि एक तरह से मैं कहूंगा कि आपके जो अधिकारी हैं वो आप अर्नब गोस्वामी को धमका रहे हैं। इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं दिवाली आपकी यहीं मनेगी, मतलब
किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस मामले में हमने देखा कि हमें उम्मीद भी थी कि देश की सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ अपना दखलंदाजी करेगी, जो उसने की भी है, और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री या अधिकारी दोनों को ही फटकार भी लगाई है।